पैटर्न जो है वो रिवर्स किया है। और रिवर्स प्रिंसिपल सर गुड मॉर्निंग। आज मैंने थोड़ा सा रिवर्स इसलिए किया है कि मैं जनरली अपनी पोएम्स और गज़ल नज़मात बाद में सुनाता हूँ और पहले वो तकरीर फरमाता हूँ। सो आज थोड़ा रिवर्स किया है इसलिए कि संडे का दिन है और कुछ लोग और जुड़ जाएं। सो पहले मैं अंग्रेज़ी की माय ओन खजुराहो से शुरू करता हूँ। उसके बाद एक आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप ईमानदारी से जुड़ेंगे उसके साथ, मुझे यकीन है यू विल अप्रिशिएट द कंसर्न्स। Oh no sir, there is no internet problem with you, I can see you right here on my screen. बने रहिए आप, कोई बात नहीं, आप you can rewind it on the Facebook and you can watch it again. Thanks for being there. So the poem is Sanjeev Arora, good morning. Soul speak, आत्मा की आवाज़, रूह की आवाज़, soul speak. It's really heavenly to have the cuckoo squeak, you know. Cuckoo squeak and soul speak, I have likened the two with one another, and I have created some kind of a identification, some kind of a familiarity. It's really heavenly to have the cuckoo squeak with full-throated ease. Full-throated, Keatsian phrase I'm using, sir, Principal sir. With full-throated ease while strolling in the evening, and an unknown birdie chirping flutely. Unknown birdie chirping flutely. When I'm lazing in the morning, शाम को कुकू की आवाज़ सुनता हूँ, सुबह बर्डीज की जो है फ्लूटली स्क्वीक्स सुनता हूँ. Bliss, and then flows what? And then flows the blissful trance of poetry. And then flows the beautiful trance of poetry, purgating the sinful crevices. Now the crevices are somewhere within me only, harboring certain things which are not very positive. Welcome Dr. Rahul Batra, good to see you. And then flows the blissful trance of poetry, purgating the sinful crevices of the grossness laden soul. हालांकि सोल के ऊपर कोई ग्रॉसनेस या क्रिएटिविटी नेगेटिविटी नहीं होती है, बट स्टिल आई एम यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, purgating the sinful crevices. Malkeet Turna ji, welcome. Aman Sachdeva, welcome. Purgating the sinful crevices of the grossness laden soul. To be speaking out the mind through the soul on the wings of poesy. To be speaking out the mind through the soul on the wings of poesy. यानी रूह की बात यदि आप मन से कहते हैं तो शायराना तबीयत हो जाती है, और शायराना बात जब आप कहते हैं तो रूहानी हो जाती है, और रूहानी जब बात कहते हैं तो दिल से ही निकलती है. सो इन तीनों का एक बहुत ही अच्छा संगम है. सीधे आज के टॉपिक पे आ जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं अशार सुनाने लग गया तो शायद कुछ लोग छोड़ के भाग जाएंगे. जनक वेलकम, वेलकम, गुड टू सी यू. और सीधा मैं आता हूँ आज के टॉपिक पे, और आज का टॉपिक बड़ा मैंने हिंट किया थोड़ा ईमानदारी से रिलेटेड है. और इतनी देर मैं ये तकरीर करता हूँ, अपनी बातचीत आपके सामने पहुँचाता हूँ, आपके सम्मुख करता हूँ. इतनी देर आप मुझे सोचते रहिए, आप मुझे ऑनेस्टी का हिंदी में अर्थ बता दीजिए कि ऑनेस्टी का हिंदी में अर्थ क्या है. हिंदी में अर्थ बताइए कि ऑनेस्टी का अर्थ क्या है और ऑनेस्टी के माने क्या हैं हिंदी में. और फिर मैं आपसे रिएक्शंस लेके फिर मैं बतलाऊंगा. आखिर में मेरा सवाल का जवाब होगा, और मुझे 100% यकीन है कि आप इस बात का, इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे. सो दैट इज़ माई कंटेंशन, दैट इज़ माई आर्ग्यूमेंट. हम लोग सुनते हैं ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी, और उसके आगे तो कोई पॉलिसी है नहीं. और बेस्ट पॉलिसी तो ज़रूर है, लेकिन एक शेर है मुझे याद आ रहा है कि सैफ मुल्क व कौम की खिदमत गुजारी के लिए, सैफ शायर का नाम है, सैफ मुल्क व कौम की खिदमत गुजारी के लिए रह गए हैं हम यही ईमानदारी के लिए.
यानी हमसे ही ईमानदारी की तवक्को है, एक्सपेक्टेशन जो है वो हम ही से है, सैफ मुल्क व कौम की खिदमत गुजारी के लिए, और रह गए हैं हम सभी ईमानदारी के लिए. सो इट्स नॉट रियली पॉसिबल. इनफैक्ट वी एनकाउंटर सो मेनी पीपल डे इन एंड डे आउट जिनको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं शुष्क हैं, खुश्क हैं, ड्राई हैं, और नॉट वेरी वाइब्रेंट, नॉट वेरी पेपी, नॉट वेरी bubbling kind of, not very opening up and extroverts. हम लोग कहते हैं ये तो यार ईमानदार सा आदमी है, उसके साथ सा लगा देते हैं हम लोग क्वालिफाई करने के लिए. सो ईमानदारी जो है एक वो बड़ी अजीब चीज़ है कि उसकी परिभाषा, उसको परिभाषित करना मेरे लिए क्या आपके सभी के लिए जो है वो थोड़ा सा कठिन मुझे लगेगा कि है. और मैंने ईमानदारी की बात को कुछ चीज़ों पे में डिवाइड किया है, और वो चीज़ें ये हैं कि मान लीजिए you are there with your relationship with the Almighty God. So how honest are you? Meaning thereby that the amount of honesty that you have with yourself has to be commensurate, rather more than with Almighty the God. If you are a believer, if you are an ascetic, if you are an atheist, different हो जाता है. Agnostic हो तो different हो जाता है. But so far as relationship with the gods, relationship with the Almighty and the entire pantheon that you believe in, अगर उसके साथ आप अपने ताल्लुक़ का ईमानदारी से देखें कि क्या है आपकी ईमानदारी कितनी है. और इसका छोटा सा मैं एक उदाहरण देता हूँ. कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई पार्टनर नहीं मिल रहा तो हम लोग ताश खेलते हैं. मैं अपने लिए भी पत्ते बांटता हूँ. दूसरे पार्टनर जो इमेजिन्ड है, जो वास्तव में स्थूल रूप में है नहीं आपके सामने, जस्ट इन इमेजिनेशन है, उसके भी पत्ते बांटता हूँ. और चाल चलते हैं दोनों. और मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि अरे नहीं, तुम बेटर हो, तुम यहाँ चीट कर सकते हो. और जो दूसरा व्यक्ति है, मैं उसके पत्तों में झांक के भी देख लेता हूँ, और उन झांके हुए पत्तों से अपनी पत्तों की असेसमेंट भी कर लेता हूँ. सो इसी तरह से जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, सामने कोई अगर खिलाड़ी नहीं है, so we imagine that there is a person right in your front who is a competitor, and you strike your dices and he strikes his dices, and somewhere you feel that you should be winning. Well, if you can ward it off, अगर आप इसको सिचुएशन को धत्ता बता के और दूसरे आदमी का भी उतना ही ख्याल रखते हैं, तो इस तरह की ईमानदारी आपको अध्यात्म की तरफ ले जाती है, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाती है, जहां आप और वो ईश्वर जो ऊपर से देख रहा है, वो और आप में एक ऐसा कम्यूनियन बन जाता है, एक ऐसा तारतम्य बन जाता है, एक ऐसा चाहे एक तरफा संप्रेषण हो जाता है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, और बहुत ज़्यादा आपको जो है वो एक किस्म का जो है वो रिडेम्पशन होता है. और इसमें जो है वो जहाँ ईश्वर की बात आती है, ऑलमाइटी की बात आती है, उसमें कई चीज़ें मैं और भी जोड़ता हूँ. जैसे रिपेंटेंस है, यू डू समथिंग एंड यू रिपेंट. जैसे पेनेंस है, आप कुछ करते हैं और फिर आप पेनेंस करते हैं, प्रायश्चित करते हैं. यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी अगर आप करते हैं तो बहुत ईमानदार हैं, न केवल अपने लिए बल्कि उस परमात्मा के लिए भी. अब अगर परमात्मा को छोड़ दीजिए, बात आए आपके रिलेशंस पे, सामाजिक रिलेशंस, फैमिलियल रिलेशंस, फ्रेंडली रिलेशंस. फ्रेंडली रिलेशंस में एक ईमानदारी की जो बात है वो लॉयल्टी की है. कितने आप अपने परिवार से, कितने आप अपने रिलेशन से, कितने आप अपने फ्रेंड से राब्ता रखते हैं और उनके साथ ईमानदारी का व्यवहार करते हैं और उनसे लॉयल रहते हैं और फेथफुल रहते हैं और एक फेलो फीलिंग जो है वो रखते हैं, तो आप वाकई ईमानदार हैं. यानी
जो आप आपसी इंटरपर्सनल रिलेशंस में जो आप ईमानदारी से उतना ही इन्वेस्ट करते हैं, रादर उससे हो सकता है उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो जितना दूसरे आदमी ने किया है, तो वाकई आप ईमानदार हैं। आपकी जो डीलिंग्स हैं, बिजनेस डीलिंग्स कह लीजिए, आपकी डीलिंग्स कह लीजिए, जिसमें जो है वो ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं या कुछ भी आप लगाइए, उसमें यदि आप दूसरे आदमी को भी उतना ही देते हैं और सेल्फिश नहीं होते हैं, इसमें सेल्फिशनेस का एक पुट आ गया। जब मैं बात करता हूँ बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, तो अगर आप सेल्फिश नहीं हैं और किसी तरह की कोई धोखेबाजी नहीं करते हैं, नो चीटिंग इज इन्वॉल्व ऑफ एनी काइंड, तो वाकई आप ईमानदार हैं। सो फ्रॉम गॉड टू रिलेशंस टू डीलिंग्स, हम लोग जो है ना वो देखते हैं कि जब भी कभी हम लोग कोई गलती कर जाते हैं या वी क्रॉस आवर ब्रीफ या समटाइम्स वी मीट फेलियर्स, सो हम लोग जो है वो अपने फॉल्ट्स को एडमिट नहीं करते। अगर हम फॉल्ट्स को एडमिट कर लें तो यकीनी तौर पे हम लोग ईमानदार हैं। यदि हम फॉल्ट्स को एडमिट ही नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाती है और फिर आप फॉल्ट्स पे फॉल्ट जो है वो करते रहते हैं और कहीं आपको ईमानदारी के नज़दीक मैं नहीं समझता कि आपको पाऊँगा। अगर आप एडमिट भी कर लेते हैं फॉल्ट्स, तो आप ये देखिए कि आपकी बिजनेस डीलिंग्स में आपने कोई चीज़ उधार ले ली, उधार लेके आप यू आर एंजॉइंड अपॉन a new responsibility of repaying. अगर आप उधार लिया किसी से, if you have borrowed something, you have to live up to a certain protocol, and the protocol envisages and it expects of you that you stand committed to repayment. But हम लोग जो है वो उधार लेके इतने reassured हो जाते हैं, and we think that we have no responsibility to return the favors, if not the money, if not riches, if not wealth, if not something which has been borrowed. So जहाँ तक कर्ज की और लेन देन की बात है, उसमें भी यदि आपके अंदर ये फीलिंग रहती है कि of course if you are not able, even if you are not able to pay back, but you have the intentions to pay back, you have the intentions to repay, you have the intentions to square it out with the person who has obliged you and who you are also obliged to in your repayment and all. मुझे याद आता है कि जहाँ आप सुभाष कपूर जी, वेलकम, हम लोग जो है वो एक और तरह की ईमानदारी से जो है वो वाबस्ता होते हैं और जूझते हैं और हम लोग बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते हैं कि इस तरह के सिचुएशन में कैसे ईमानदार रहें। अब मैं सिचुएशन देता हूं आपको कि आपके आगे बहुत सारा धन पड़ा है और ये है कि आप जितना आपकी हथेलियों में आता है उतना आप ले जाइए। Now you will try and stretch your palms to garner more and more without caring two hoots for the rest of them all who are to take their share of the booty. सब्सिडीज़ मिलती हैं, हम लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि हमें ही सबसे ज़्यादा मिल जाए। मैं गोल्फ़ खेलने जाता हूँ, जब टूर्नामेंट्स होते हैं तो वहाँ टीज़, जो टी हम लोग जिस पे बॉल रख के मारते हैं, वो टीज़ पड़ी होती हैं इतनी सारी, हज़ारों, और उसमें नियम ये है कि आपकी मुट्ठी में जितनी आती हैं आप ले जाइए फ्रीली। अब ये तो बात दीगर है कि आपने एक मुट्ठी भर ली, दूसरी भर ली, कोई टोकेगा तो है नहीं आपको। गोल्फ़ खेलने वाले हो, खाते पीते ऐश करते हुए समर्थ व्यक्ति हो, तो वो तो बेईमानी है ही सरासर। लेकिन यदि मैं अपनी मुट्ठी को और ज़्यादा खोल के कोशिश करूँ कि इसमें और ज़्यादा टीज़ आ जाए, सो दैट इज़ एनक्रोचिंग अपॉन द अदर पर्सनस राइट्स। किसी और का अगर आप हक मारते हैं तो वो भी एक किस्म से जो है वो बेईमानी में मैं उसको शुमार करता हूँ। दूसरे के फॉल्ट्स बताना भी एक ईमानदारी का काम है, लेकिन यू आर वेल विद इन योर राइट्स
not to tell others' faults if the person doesn't take it in the stride or in the right spirit. So दूसरों के faults की भी बात हम लोगों ने कर ली. आइए बात करते हैं मार्जिन्स की. as to मार्जिन क्या होना चाहिए आपके प्रॉफिट का, आपकी डिविडेंड्स का, आपकी इन्वेस्टमेंट का, कितना मार्जिन आप लेके चलते हैं. और जैसे कई सिक्खी में जैसे है कि जितना आप कमाते हैं 10% उसका दसौंद कहते हैं, दान कर दीजिए. इसी तरह से आपको इजाज़त है कि जितना आटे में नमक होता है उतना आप कमा लीजिए. ये नहीं कि आपने 100 रुपया लगाया और आप 500 रुपया कमाना उससे चाहते हैं. ऑफ कोर्स ठीक है, आपके इफ़ यू आर ए बिजनेस एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर देन डेफिनेटली आपके जो है वो गोल्स हायर होंगे. बट स्टिल बाय शेयरिंग दोज बेनिफिट्स with your consumers, with your workers, with your people who are investing in you, you can still be honest. बोनसेस की प्रावधान इसीलिए किया जाता है, शेयरिंग का प्रावधान इसीलिए किया जाता है. और जितना आप कमाते हैं उससे उससे थोड़ा बहुत उसको रख के और उससे ज़्यादा अगर कमा रहे हैं तो आप शेयर कर लीजिए उन्हीं कंज्यूमर्स में. आप प्राइस कम कर दीजिए सो दैट योर रेपुटेशन ऑल्सो ग्रोज विद योर बिजनेस डीलिंग्स एंड ट्रांजैक्शंस. एंड ये मैं अभी और 2-4 मिनट इसी पे बात करूँगा. बड़ा जो है वो टॉपिक ये गर्म है. इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जितना आदमी पावरफुल होता है, जितनी ज़्यादा पावर्स वील्ड करता है, उतना ही ज़्यादा उसको स्कोप बेईमानी का रहता है. उतना ही ज़्यादा वो ही इज़ गिवन टू फॉलोइंग अ प्रे टू डिसऑनेस्ट मीन्स. और जैसे हम लोग मैं विजिलेंस में रहा हूँ. रोहतक में एसएसपी विजिलेंस था, गुड़गांव में एसएसपी विजिलेंस था, अदर देन माय डिस्ट्रिक्ट एसपी पोस्टिंग्स. बट देन विजिलेंस में हम लोग क्या करते थे कि यदि हमने कोई बेईमान पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट पकड़ना था, क्योंकि विजिलेंस है उसके कानून गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे और पब्लिक सर्वेंट्स पे ज़्यादा लागू होते हैं, तो उसमें हम लोग ये देखा करते थे कि ये आदमी पावरफुल इनफ है कि नहीं है, कैन ही डिलीवर. दूसरी हम बात ये देखा करते थे कि क्या उसके अंदर कैपेसिटी है कि ही कैन ओब्लाइज. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक पटवारी जिसका काम रेवेन्यू रिलेटेड है, अगर वो ये कहता है कि मैं आपको 15 करोड़ का टेंडर्स में फ़ायदा करवा सकता हूँ किसी मशीनरी के इंपोर्ट में, सो इट इज़ नॉट इन हिज कैपेसिटी, इट इज़ बियॉन्ड हिज कैपेसिटी. सो वी वुड नॉट टेक हिम टू टास्क फॉर दिस काइंड ऑफ ए थिंग. नंबर तीसरी आती है डिमांड. अगर आप बेईमान हैं, अगर आप रिश्वतखोर हैं, अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, अनीता मलिक वेलकम, अगर कैपेबिलिटी है एंड यू आर मेकिंग ए डिमांड, सो वो करप्शन की परिभाषा में आ जाता है. और करप्शन की परिभाषा में यहाँ तक भी आ गया, जो कोर्ट्स हैं, विजिलेंस है, वो यहाँ तक भी देखती है कि चलिए यहाँ तक भी ठीक है, एक आदमी पोजीशन में है, एक आदमी कैपेबल है, कैपेसिटी है उसकी, और एक आदमी डिमांड भी कर रहा है, लेकिन क्या वो डिमांड पूरी होने तक उसका स्टांस वही बना रहता है? इफ़ ही चेंजेस इन माइंड, फॉर एग्जांपल आपसे कोई 50,000 रुपये की डिमांड करता है, आप लेके जाते हैं एंड ही डजंट एक्सेप्ट इट, हालांकि उसने डिमांड भी की, ही इज इन ए पोजिशन ऑल्सो, बट देन ही कैनॉट बी सेड टू बी टेक्निकली करप्ट. And you cannot prosecute this kind of a person who has not met all these, 4 characteristics of the vigilance, enforcement. फिर बात आती है नेताओं की और अफसरों की. जाहिर है फिर वही लोग पावर से मिल जाते हैं, पावर में जो है वो आते हैं, और पावर जो है वो power corrupts and absolute power corrupts absolutely. I think this was political commentator रूसो थे, या इनका बहुत मशहूर कोटेशन है ये. देखिए
ऑल सेड एंड डन, ईमानदारी जो है वो बहुत सी चीज़ें आपके फिजिकल हेल्थ पे भी करती है, मेंटल हेल्थ पे तो करती ही करती है। मेंटल हेल्थ के लिए तो ईमानदारी आपके लिए ऐसा है जैसे रामबाण औषध। आप अगर ईमानदार हैं तो यू कैन फाइट कैंसर ऑल्सो, इन द सेंस दैट नॉट थेरोपेटिकली, नॉट मेडिसिनल इन द मेडिसिनल वे, बट देन एक फिल्म थी सत्यकाम, धर्मेंद्र की और शर्मिला टैगोर और अशोक कुमार की। धर्मेंद्र उसमें जो है वो एक शायद इंजीनियर थे और उनको बहुत बड़ी ऑफर्स थी और ही वॉज गिवन टू स्मोकिंग अ बिट मोर देन द यूजुअल एंड ही हैज़ कैंसर लेटली, और आखिर में उनको कुछ चीज़ साइन करना होती है जिससे उनको कुछ मदद मिलेगी कुछ इस तरह से, एंड फ्रॉम अ सिक बेड ही हैज़ टू मेक ए कॉम्प्रोमाइज़ in the end, and he puts his signature and on that deal, and he passes away and dies. So इस तरह की ईमानदारी में आपको कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा, आपको कष्ट तो आएगा ही आएगा, and it is your capability to cope with that कष्ट or that torment or that discomfort, और उसमें आप ये देखेंगे कि आप कहाँ तक सफल हुए, कहाँ तक आप नहीं सफल हुए। और एक और चीज़ जो ईमानदारी के साथ आती है वो ये है कि परगेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ योर सेल्फ। अगर आप में 10 तरह की कमियां भी हैं, अगर आप जिसको कहते हैं भेड़ा बोलना, गंदा बोलना, इफ़ यू आर लाउड माउथ्ड, इफ़ यू आर काइंड ऑफ ब्लैबर माउथ, और इफ़ यू आर इल टेम्पर्ड, but still if you are honest in your dealings, you are a lovable person, and this kind of disposition towards honesty is a kind of purgation felt within yourself, और एक तरह की purgation है, and with purgation comes redemption। अगर आपका अंदर से if it's a cleansing agent for you, honesty, then you have kind of a redemption also, and it affects a catharsis of sorts, where all the negativity gets balanced out with not only venting but also having a cleansed inside, cleansed inner self, and from there you can always bounce back, you can always start afresh, you can start again। इससे पहले कि मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊं जो मैंने आज से, मुझे याद है कि जब मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी तकरीबन 37 साल पहले 1983 में पुलिस की, तब मैंने ये कहानी लिखी थी, और आज भी इसका जो है वो रेलेवेंस उतना ही है मैं समझता हूँ हमारी लाइफ में। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने सोच लिया हो कि ईमानदारी की अगर आप मुझे हिंदी बताएं, तो आपको मैं अभी 1-2 मिनट और देता हूँ कि मैं अपनी बात एक और आपको बड़ी मज़ेदार करने वाला हूँ। लेट मी सी हु ऑल हैव कमेंटेड सो फार सो दैट आई एम एबल टू आंसर देम, एक्सेप्ट फॉर सैल्यूटेशंस एंड ग्रीटिंग्स। राइट, ऑलराइट। ईमानदारी, नैतिकता, नो, नैतिकता इज डिफरेंट। नैतिकता रिलेट्स टू मोरालिटी। निष्कपटता, अमन सचदेवा कहते हैं, नहीं, निष्कपटता अगेन रिलेट्स टू निष्पाप होना। हो, निष्पाप होने के साथ साथ आप बेईमान भी हो सकते हैं। क्या बात रह गए हम सभी ईमानदारी के लिए। हाँ सर, ये एक बड़ा पॉपुलर कोट है, एक शेर है, सैफ मुल्को कौम की खिदमत गुजारी के लिए रह गए हैं क्या हम ही ईमानदारी के लिए। देयर इज़ अ सटायर इन दिस, एंड नीतू सिंह सेज फॉर मी ट्रू लव टू सोल, कभी कभी झूठ बोल। नहीं, एक शब्द बताइए आप। लॉयल्टी विद फ्रेंड इज़ इम्पॉर्टेंट, सो यू स्टार्टेड वेल सर, थैंक यू सर। I have been paying my taxes honestly and always think it is my duty, and I always have fairly enough money whole my life. Wonderful. What a sense of contentment. Sanjeev Arora says, honesty is a very expensive gift. Don't expect it from cheap people. This is just one of the Warren Buffett's quotes. Yes, very nice.
You made our day beautiful. Don't expect it from cheap people. Your personality is a book. I had learned so many things from your character. अरे जाने दो साहब, क्यों सुबह सुबह जो वो दिमाग चढ़ाते हैं सुभाष कपूर जी? No, nobody has come so far to suggest me a Hindi word which should connote, mean, indicate honesty. चलिए इसको मैं बाद में आंसर करूँगा. Let there be some suspense within your minds. 4 चीज़ें हैं करप्शन को लेके, बेईमानी को लेके, और 4 चीज़ें जो है वो क्या हैं कि यदि हम किसी का कोई काम कर देते हैं, काम नहीं करते हैं, हम एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं. मान लीजिए मुझे याद है जब मैं पहली बार एसपी अम्बाला लगा तो नारायणगढ़ एरिया जो है वो काफ़ी फ्यूडलिस्टिक माहौल में पला बड़ा परवान चढ़ा एरिया है, और यहाँ ज़्यादातर जो है वो छोटे छोटे राजे रजवाड़े हुआ करते थे आसपास, रायपुर रानी के, सढौरा के, शाहबाद के. सो यहाँ मैंने देखा एक ट्रेडिशन थी कि जब कोई अफसर आता है पोस्टिंग होके तो उसको नजराना दिया जाता है, और वो नजराना जो है वो कोई पैसे की शक्ल में नहीं है. जब आपका पहला विजिट होता है तो लोग बाग जिसके खेत में अमरूद लगे हैं, अमरूद की टोकरी लेके आ रहा है, जिसके खेत में आम का पेड़ है वो कुछ कच्ची पक्की अम्बियाँ लेके आ रहा है, जिसके पास जामुन है जामुन लेके आ रहा है, कोई और आदमी जो है वो किसी चीज़ का अचार डाल के लेके आ रहा है. एंड आई वाज सरप्राइज. मैंने कहा क्या है यार लाइनअप लोगों का. तो मुझे बताया गया कि साहब यहाँ ये ट्रेडिशन है, इसको नजराना कहते हैं. अब नजराना तक तो ठीक है बात, चाहे आप इसको करप्शन में न शामिल कीजिए, चाहे इसको आप एक गुड जेस्चर मानिए, लेकिन दूसरी चीज़ आती है कि मैं आपका कोई काम कर देता हूँ और काम करके आप मुझे ऑब्लाइज करने के लिए एक गिफ्ट दे जाते हैं कोई भी, चाहे महंगी सस्ती, उसको आप शुक्राना कहते हैं. नजराना हो गया, शुक्राना हो गया. और अगर तीसरी बात पे जाऊं तो आपको लगेगा कि जैसे आपने कुछ ऐसा काम कर दिया और आपको उसकी कोई कीमत चुकानी पड़ी तो उसको हर्जाना कह देते हैं. नजराना, शुक्राना, हर्जाना, कि ये आपके ऊपर हर्जाना लग गया भैया, आप अमरूद खाते हुए थाने में क्यों घुसे थे. सो you have committed some kind of a fault, so why shouldn't you pay for it. So वो हर्जाना हो गया. और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जो असली करप्शन है, that is जबराना. I am in a position to exploit you. I am in a position to seek favors from you. ज़बरदस्ती, वो हो गया जबराना. सो ईमानदारी के भी आप ये 4-5 फिल्टर्स लगा के देख के चलिए कि आप नजराना दे रहे हैं, शुक्राना दे रहे हैं, हर्जाना दे रहे हैं या जबराना दे रहे हैं. सो इन द एंटायर गैमट ऑफ things relating to honesty and it being a best policy or whatever, I come to the story, short story. This short story was published in दैनिक ट्रिब्यून in those days. हिंदी में थी ये, अनफॉर्चुनेटली मुझे आज हाथ नहीं लग पाई, लेकिन मैं आपको उसको पढ़ के सुनाता. मगर अगर मैं आपको सुना के सुनाऊं तो भी शायद उतना ही आनंद आएगा. ये कहानी है जिसमें 3 पात्र हैं. एक तो मोतीलाल, वो नया रिक्रूट है, थानेदार ASI भर्ती हुआ है, और एक है ठाकुर रोहतान सिंह. उषा पांडे जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर. एक तो मोतीलाल है जो नया थानेदार भर्ती हुआ है, छोटा थानेदार, जिसका नाम भी, टाइटल भी छोटा थानेदार था. और एक है ठाकुर रोहतान सिंह जो SHO साहब थे, बड़ा थानेदार. और तीसरा कैरेक्टर इस स्टोरी का था कालू राम. कालू राम जो है वो अस्पताल में एक सफाई कर्मचारी है जो पोस्टमार्टम के समय डॉक्टर्स की मदद करता है और बॉडीज़ का चीर फाड़ करके रखता है. और जब डॉक्टर्स अपनी सलाह नोट कर लेते हैं किसी रजिस्टर में, जैसे रिपोर्ट्स देनी होती हैं, तो वो बॉडीज़ को सीलता है और जो परिजन है उनके हवाले करता है. ही इज़ दी पर्सन, ही इज़ कालू राम.
So the story begins with Motilal learning the initial, finer बारीकियां जो है वो सीखना चाहता है. क्या FIR होती है, क्या डेली डायरी होती है, क्या रोज़नामचा होता है, क्या ड्यूटी होती है, क्या कच्चा नौकरी चिट्ठा होता है, ये सारी चीज़ें सीख रहा होता है. तो उसको नक्शा मर्ग कहते हैं, जिसको इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी बोलते हैं. जब कोई डेड बॉडी आती है तो उसका नक्शा मर्ग भरा जाता है, जिसको आप पंचनामा भी बोल देते हैं. कई जगह पंचनामा कर दिया, उसमें लोगों के साइन कराए, गवाहों के दस्तखत कराए, कारण लिखा कि इस कारण डेथ हुई है, ड्राउनिंग के कारण हुई है, सुसाइड है, मर्डर है, व्हाटएवर इट इज़. सो वो पंचनामा होता है. उसको इंक्वेस्ट रिपोर्ट, मर्ग रिपोर्ट भी बोलते हैं कि मर्ग रिपोर्ट है ये, मरने की रिपोर्ट. अब हुआ ये कि कहानी में है ये है कि एक सड़क पे एक बुढ़िया थी कोई 70-80 बरस की. वो एक ट्रक की चपेट में आ गई और ट्रक उनको टक्कर मार के आगे निकल गया. और इस बुढ़िया को हॉस्पिटल ले जाने की जिम्मेवारी मोतीलाल की थी. और मोतीलाल ने जो है वो जैसे बुढ़िया को एग्ज़ामिन किया, उसके कपड़े वगैरह देखे और उसकी बिलोंगिंग्स चेक की, तो वो सारा का सारा नोट कर लिया और वो बॉडी जो थी वो अस्पताल में पहुंचा दी गई. जब अस्पताल में बॉडी पहुंचा दी गई तो यहाँ पे स्टोरी का एक जो है वो अंश ख़त्म होता है और दूसरा अंश शुरू होता है कि थानेदार साहब जो थे ठाकुर रोहतान सिंह, वो एक हॉस्पिटल से फ़ोन आता है तो फ़ोन उठाते हैं. और फ़ोन उठाते हैं, दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि साहब आपके वो एक बुढ़िया जिसकी डेड बॉडी आई थी, उसके कपड़ों में से 3600 रुपया मिला है. और अस्पताल के जो सफाई कर्मचारी हैं कालू राम, उन्होंने इसको हैंड ओवर किया है. सो वो भी एक केस प्रॉपर्टी बन गई और उसको आप IO को भेज दीजिए और ये केस प्रॉपर्टी आप अपने कब्जे में ले लीजिए ताकि आगे जो कार्रवाई हो उसी हिसाब से करें. अब ना ठाकुर रोहतान सिंह को बहुत गुस्सा आया और मोतीलाल के ऊपर उन्होंने बरसना शुरू कर दिया. उसने उसको बुलाया कि तुम कहाँ के रिक्रूट भर्ती होके आ गए, तुम नए छोटे थानेदार भर्ती होके आ गए, तुम्हें अभी तक तफ्तीश का नहीं पता, तुम्हें अभी तक नक्शा मर्ग भरना नहीं आता, तुम्हें अभी तक ये तलाशी नहीं लेनी आती कि एक डेड बॉडी की तलाशी कैसे ली जाती है. अब मोतीलाल जो है वो बहुत ज़्यादा चमके एंड वो फर्दर कार्रवाई करने के लिए साइकिल चलाते हुए जो है हॉस्पिटल पहुँचे. और हॉस्पिटल की कॉलोनी में उसने कालू राम का पता पूछा. एक क्वार्टर में कालू राम की तरफ इशारा किया गया कि वो क्वार्टर उनका है. और वहाँ मोतीलाल जब गए तो एक काला कलूटा सा लंबा आदमी, छोटे छोटे बाल, खुले खुले दांत और किसी तिनके से अपने दांतों के अंदर से कुछ निकाल रहा था. और ये छोटे थानेदार साहब जैसे ही उसके पास पहुँचे और उसने कहा कि साहब आपको ये पैसे मिले थे. उसने दांत कुरेदते हुए कहा कि हाँ साहब, मुझे पैसे मिले थे. कहता आपके दिमाग में कोई और चीज़ नहीं आई? उसका मोतीलाल का साफ इशारा था कि वो उसके ज़मीर को ललकार रहे थे कि क्या तेरे अंदर ये ख्याल नहीं आया कि ये 3600 रुपया जब पुलिस ने नोटिस नहीं किया तो तू अपनी जेब में डाल ले. कालू राम ने दांत कुरेदते हुए ये कहा कि बाबू थानेदार साहब, मैं इन गली सड़ी लाशों को नंगे देखता हूँ, मैं इन गली सड़ी लाशों में दिल और फेफड़े और स्प्लीन निकाल के डॉक्टर के हवाले करता हूँ. कहता है जब मैं इंसान की बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर ऐसे जाता हूँ तो फिर भी मेरा अगर दिमाग बेईमानी की तरफ जाएगा तो कहता आप अपने ऊपर तरस खाइए, मुझे आपके ऊपर तरस आ रहा है और मुझे अपने ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मैं इन इंसानों को न केवल लिस्टलेस देखता हूँ, बिल्कुल मोशनलेस देखता हूँ, बल्कि मैं काट पीट के उनके अंदर जाके एग्ज़ामिन करता हूँ और फिर बाद में सिलाई करके भी देता हूँ. तो मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं इनकी किसी भी चीज़ को अपना बनाऊँ या पैसा लूँ या अंगूठी ही उतार लूँ या कुछ भी करूँ.
आखिर सीन में जो है वो मेरी कहानी में ये है कि मोतीलाल जो है वापस थाने की तरफ साइकिल चलाते चलाते आ रहे हैं और उनके दिमाग में दो मॉडल्स हैं, एक तो ठाकुर रोहतान सिंह का है और एक कालूराम सफाई कर्मचारी का है। और कहानी यहाँ ख़त्म होती है कि उसने मोतीलाल ने अपने लिए एक नया रोल मॉडल चुन लिया था। सो हाउ सेटिस्फाइंग, isn't it? When you अगर आप ईमानदार होने का ढोंग रचाते हैं या अगर आप दिखाते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, तो भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक तो झूठा अगर आप ढकोसला करते हैं तो आपकी आत्मा कहीं ना कहीं आपको कचोटती है, और यदि आप चुप रह के अपना ईमानदारी का फ़र्ज़ भी निभाते हैं तो वो भी अपने आप में किसी तरह के अध्यात्म से कम नहीं है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। और एक दो कमेंट्स और आए हैं, लेट मी रीड देम आउट। जबराना बहुत सही शब्द है, उषा जी कहती हैं। संजीव अरोड़ा, if people think that taking bribe is corruption and man is dishonest, if a teacher doesn't go to his class well prepared, he is also dishonest. Yes, I talked about all these things, about your relations, about your interpersonal relations, about your duties, about your rights and duties. Sanjeev ji's teachers dishonesty is most harmful for youth and society. I fully agree. अनीता मलिक कहती हैं वो शब्द जो आपके दिल को, ज़मीर को सुकून दे ईमानदारी है। नहीं, इतना लंबा नहीं, मैंने एक शब्द पूछा था आपसे। सो मोस्ट ऑफ यू एंड ऑल ऑफ यू हैव फेल्ड, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ। जो मैंने आपको चैलेंज दिया था कि आप इसका अर्थ बताएं, इसका अर्थ कोई नहीं है। रीज़न ये है, अब यहाँ मैं अपने कौम की तरफ, अपने देश की तरफ, अपने भारत की तरफ, अपने धर्म की तरफ, अपने लोगों की तरफ, अपनी ईमानदारी की तरफ आता हूँ कि ऑनेस्टी का हिंदी शब्द कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस में, हमारे जीवन यापन करने के तरीके में बेईमानी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। हमें नहीं पता हिंदी में ईमानदारी, ऑनेस्टी का क्या पैरेलल है, क्या नहीं है। ये मेरा अपना व्यू है, आपका डिफरेंट हो सकता है। बट यस, इन आवर वे ऑफ लाइफ, इन द इंडियन वे ऑफ लाइफ, आज से नहीं, युगों युगों से बेईमानी शब्द जो है वो नहीं है। और इसी नोट के साथ मैं अपना आज का ये सेशन ख़त्म कर रहा हूँ। हो सकता है आपको अच्छा लगा हो। गिव मी योर फीडबैक, सेंड मी योर वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट्स। 3-4 अशार मैं आपको सुना सकता था, लेकिन टाइम हो गया, आज थोड़ा सा लेट भी जैसे शुरू किया है। फिर कभी सही, अशार और पोएम्स और गज़लें और नज़मात, ये तो इनकी तो होती रहती है बरसात। दोस्तों, कल तक, टुमारो नून टाइम, गुड बाय ऑन अ लाइटर नोट। व्हाट संजीव जी, क्या कह रहे हैं आप? ऑन अ लाइटर नोट, से इट क्लियरली प्लीज। ऑल राइट दोस्तों, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, एंजॉय डे।